कभी सोचा है कि जब कोई कानून से भागने की कोशिश करता है तो कानून के हाथ उस तक पहुंचते कैसे हैं? आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं शक्तिशाली कानूनी टूल को समझने वाले हैं, जो तब इस्तेमाल होता है जब अदालत में किसी की मौजूदगी बहुत जरूरी हो और वो इंसान गायब हो जाए। हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 85 के बारे में। तो सवाल यही उठता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कोर्ट की कार्यवाही से बच रहा है तो हमारा सिस्टम क्या कर सकता है ताकि वो इंसान जवाबदेह बने। ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, बल्कि ये न्याय सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस टॉपिक को कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि फरार होने का कानूनी मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि अदालत प्रॉपर्टी कुर्क करने का आदेश कब और कैसे देती है। इसके बाद चल और अचल मतलब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को हैंडल करने के अलग अलग तरीकों को जानेंगे। और आखिर में कुछ स्पेशल तरह की प्रॉपर्टी से जुड़े खास नियमों पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया की पहली सीढ़ी पर चलते हैं। ये सब शुरू कहाँ से होता है? तो कहानी का जो शुरुआती पॉइंट है वो है किसी व्यक्ति का फरार होना। अब देखिए, कानून की नज़र में इसका मतलब सिर्फ गायब हो जाना नहीं है। इसका मतलब है जानबूझकर एक इरादे के साथ अदालत के बुलावे से बचना ताकि कानूनी प्रक्रिया को टाला जा सके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अदालत सीधे किसी की प्रॉपर्टी पर एक्शन ले लेती है। पहला कदम हमेशा धारा 84 के तहत एक उद्घोषणा जारी करना होता है। ये एक तरह से उस व्यक्ति को दिया गया आखिरी पब्लिक चांस होता है कि देखो, तय समय पर कोर्ट के सामने हाजिर हो जाओ। ये स्टेप पक्का करता है कि आगे की किसी भी कठोर कार्रवाई से पहले हर मौका दिया जा चुका है। और जब वो आखिरी मौका भी नजरअंदाज कर दिया जाता है, तब हम इस कानून के असली पावर पर आते हैं, संपत्ति कुर्क करने की अदालत की शक्ति। यहीं पर सेक्शन 85 अपनी पूरी ताकत के सामने आता है। ये अदालत को यह अधिकार देता है कि वो उस फरार व्यक्ति की चल या अचल मतलब किसी भी तरह की संपत्ति को अपने कंट्रोल में लेने का आदेश दे सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा और सीरियस कदम है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कुर्की का आदेश देने के दो अलग अलग तरीकों को दिखाती है। नॉर्मली उद्घोषणा जारी होने के बाद कुर्की का आदेश आता है, लेकिन कुछ खास और अर्जेंट सिचुएशन में अदालत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश भी दे सकती है। ये दिखाता है कि कानून कितना फ्लेक्सिबल है और सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। तो सवाल है कि अदालत ये तत्काल वाला रास्ता क्यों चुनेगी? इसके पीछे ठोस वजहें होती हैं। अगर कोर्ट को किसी शपथ पत्र या सबूत से ये यकीन हो जाए कि वो इंसान अपनी प्रॉपर्टी फटाफट बेचने वाला है या किसी और के नाम करने वाला है या फिर उसे कोर्ट की पहुंच से दूर कहीं और ले जाने की फिराक में है, तो कोर्ट इंतजार नहीं करेगी। ये एक तरह से सिस्टम को धोखा देने की कोशिश को पहले ही नाकाम करने का तरीका है। इस आदेश का भी अपना एक दायरा है। ये ऑर्डर जिस कोर्ट ने जारी किया है उसके जिले में तो सीधे लागू होता है, पर अगर प्रॉपर्टी किसी दूसरे जिले में हो तो फिर वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब की सहमति की जरूरत पड़ती है। ये प्रोसेस ये पक्का करता है कि कानूनी कार्रवाई सही तरीके से और अधिकार क्षेत्र के नियमों के हिसाब से ही हो। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी को असल में कुर्क कैसे किया जाता है। शुरुआत करते हैं चल संपत्ति से, यानी वो चीजें जिन्हें आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जब बात कार, बैंक बैलेंस या किसी को दिए गए कर्ज जैसी चल संपत्ति की आती है, तो कोर्ट के पास कई ऑप्शंस होते हैं। वो प्रॉपर्टी को सीधे कब्जे में ले सकती है, या उसकी देखभाल के लिए एक रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, या फिर किसी तीसरे आदमी को ऑर्डर दे सकती है कि भाई ये संपत्ति उस फरार व्यक्ति को मत लौटाना। अक्सर जो भी तरीका सबसे कारगर होता है वही अपनाया जाता है। यहां रिसीवर का रोल बहुत अहम हो जाता है। ये कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया एक न्यूट्रल इंसान होता है। उसका काम सिर्फ प्रॉपर्टी को संभालना नहीं, बल्कि ये भी पक्का करना है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान उसकी कीमत कम ना हो जाए। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेफ रखने का एक बहुत जिम्मेदार तरीका है। अब बात करते हैं अचल संपत्ति की, जैसे जमीन, घर या कोई दुकान। यहां प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि आप एक बिल्डिंग को उठाकर तो कहीं ले नहीं जा सकते। यहां एक खास नियम है। अगर कुर्क की जाने वाली प्रॉपर्टी खेती की जमीन जैसी है जिस पर सरकार को लगान या रेवेन्यू मिलता है, तो कुर्की की कार्रवाई कोर्ट सीधे नहीं करती। ये काम उस जिले के कलेक्टर के जरिए किया जाता है, क्योंकि जमीन और रेवेन्यू का सारा रिकॉर्ड उन्हीं के पास होता है। बाकी अचल संपत्तियों के लिए,
जैसे कि घर या ऑफिस, तरीके काफी हद तक चल संपत्ति जैसे ही हैं। अदालत उस प्रॉपर्टी पर कब्जा ले सकती है, उसकी देखरेख के लिए रिसीवर रख सकती है, या मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी किराए पर है तो किराएदारों को ऑर्डर दे सकती है कि अब से किराया फरार व्यक्ति को नहीं बल्कि सीधे कोर्ट में या रिसीवर को जमा कराएं। देखिए, कानून बहुत प्रैक्टिकल भी है। वो समझता है कि हर तरह की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती, इसीलिए कुछ खास तरह की चीजों के लिए नियम भी खास बनाए गए हैं। जरा सोचिए, अगर कुर्क की गई प्रॉपर्टी में मवेशी हैं या फिर फल सब्जियों जैसा कोई सामान है जो जल्दी खराब हो सकता है, इन्हें लंबे समय तक रखने का तो कोई मतलब नहीं है, इससे तो प्रॉपर्टी का नुकसान ही होगा। कानून इसका एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल सॉल्यूशन देता है। ये कानूनी भाषा साफ कहती है कि अगर अदालत को ठीक लगे तो वो ऐसी संपत्ति को तुरंत बेचने का आदेश दे सकती है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि प्रॉपर्टी नष्ट होने से बच जाए। और जब ऐसी प्रॉपर्टी बिक जाती है तो उससे जो पैसे मिलते हैं उनका क्या होता है? वो पैसा कोर्ट की निगरानी में सेफ रख लिया जाता है। तो असल में क्या हुआ? प्रॉपर्टी का रूप बदल गया, फिजिकल सामान से कैश में, लेकिन उसकी वैल्यू सुरक्षित रही और कोर्ट के कंट्रोल में ही रही। तो इन सभी प्रक्रियाओं का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि धारा 85 कोई सजा देने का तरीका नहीं है। ये हाजिरी सुनिश्चित करने का एक जरिया है। ये एक ऐसा कानूनी दबाव बनाती है जिससे फरार व्यक्ति के लिए न्याय से भागते रहना मुश्किल हो जाए और वो अदालत के सामने पेश होने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये कानून न्याय पक्का करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली हथियार तो है, लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है। किसी व्यक्ति को न्याय के दायरे में लाने की राज्य की शक्ति और उसी व्यक्ति के अपनी संपत्ति रखने के अधिकार के बीच सही संतुलन कहाँ और कैसे बनाया जाता है?